दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिस कहानी के ऊपर मैं पिछले कई हफ्तों से रिसर्च कर रहा था। और ये कहानी एक ऐसी कहानी है, एक अमीर परिवार की कहानी है। तो आज की कहानी है लक्स कोजी। आप लोगों ने लक्स कोजी के नेकर पहने होंगे, अंडरवेयर पहने होंगे, आपने उसकी बनियान पहनी होगी। तो लक्स कोजी के जो मालिक हैं अशोक टोडी, उनकी बेटी प्रियंका, और उसको मोहब्बत हो जाती है एक गरीब परिवार के लड़के से जिसका नाम रिजवान। पहली बात तो इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो ये था कि रिजवान एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता था और जो प्रियंका थी ये एक बहुत बड़े खरबपति घराने की लड़की थी। और दूसरा जो बड़ा डिफरेंस था इनके बीच में, तो इन दोनों के जो धर्म थे वो सेम नहीं थे। तो दोस्तों इस कहानी में ये दोनों प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन प्यार करने के बाद में एक दिन ऐसा होता है कि ये लोग शादी भी कर लेते हैं। और शादी के कुछ समय के बाद में जो रिजवान है उसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिलती है। तो इस पूरी घटना के अंदर क्या हुआ था ये मैं आप लोगों को परत दर परत बताऊंगा। तो दोस्तों मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। तो दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उन लोगों के कमेंट्स मैं आज के इस वीडियो में शेयर करूंगा अपने व्यूवर्स के साथ में। आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिए। किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप लोग बस अपना कमेंट्स कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो कहानी है ये कहानी है कोलकाता से। कोलकाता में एक गरीब मुस्लिम परिवार की एक लड़के की कहानी है जिसका नाम मोहम्मद रिजवान जो कि सेंट लॉरेंस हाई स्कूल से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करता है और उसके बाद में सेंट जेवियर कॉलेज से ये अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है। उसके बाद में ये कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करता है और वहीं पर चौरंगी रोड पर एक इंस्टीट्यूट पढ़ती है, एरेना मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट। वहीं पर 10,000 रुपये महीना की वहीं पर नौकरी करने लगता है। यानी उस इंस्टीट्यूट के अंदर ये कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो पढ़ाने लगता है। और यहीं पर इसकी जो डिमांड रहती है उस कॉलेज के अंदर, इसका जो बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो इसकी जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा रहती है, लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो बोलने चालने का जो अंदाज़ था ये काफ़ी ज़्यादा मीठा था। और यहीं पर इसी मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट्स के अंदर इसकी मुलाकात होती है प्रियंका से। प्रियंका जो कि एक अमीर घराने की लड़की थी, लेकिन उन दिनों वो रिजवान की स्टूडेंट थी। लोग बताते हैं कि प्रियंका रिजवान के जो व्यवहार था उससे इतनी ज़्यादा प्रभावित होती है कि ये अपना दिल रिजवान के ऊपर हार बैठती है। ये अपने करीबी दोस्तों के द्वारा रिजवान तक अपने दिल की बात पहुंचवाती है। और जो रिजवान हैं जब वो प्रियंका का ये संदेश सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हाँ कर देते हैं। और उसके बाद में ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। मोहब्बत इस कदर करते हैं ये लोग कि इस बात की भी परवाह नहीं करते कि इन दोनों का जो धर्म है वो भी अलग अलग है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा डिफरेंट था वो ये था कि प्रियंका जो थी ये एक रईस बाप की बेटी थी, वहीं रिजवान जो था ये एक मुस्लिम परिवार में एक बेहद ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। आगे चलकर इनकी मोहब्बत में क्या दुश्वारियां आने वाली थीं इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो अशोक टोडी है, शायद आप लोगों ने अशोक टोडी का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन लक्स कोजी का नाम हर किसी ने सुना होगा। लक्स कोजी की अंडरवियर बनियान हर किसी ने पहनी होगी। तो जो लक्स कोजी है इसके बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फासला था वो कितना बड़ा था, लेकिन सच्चा प्यार था। अब सच्चा प्यार इन तरीके की मुश्किल को आड़े कहाँ आने देता है। अब यही कुछ रिजवान और प्रियंका के साथ होना था। रिजवान और प्रियंका किसी भी बात की परवाह ना करते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। अब जब मोहब्बत शुरू होती है तो उसके बाद मिलने का सिलसिला शुरू होता है। ये दोनों साथ में एक दूसरे के साथ मूवी देखने जाते, घंटों घंटों तक ये दोनों नदी किनारे बैठा करते और छुप छुप कर मिला करते। इन दोनों की मोहब्बत के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था क्योंकि ये दोनों फ़ोन पर अक्सर ज़्यादा बात किया करते थे। अब जैसे जैसे इनकी मोहब्बत गहरी होती चली जाती है तो प्रियंका एक दिन जो रिजवान है उसको अपने घर भी लेके जाती है अपने परिवार वालों से मिलाने। लेकिन परिवार वालों से जब ये रिजवान को मिलाती है तो एज ए प्रेमी नहीं मिलाती है बल्कि एज ए टीचर मिलाती है। बताते हैं कि रिजवान को प्रियंका ने अपने पिता की कंपनी के ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक प्रोजेक्ट भी दिलवा दिया था। इस वजह से जो रिजवान था उसका आना जाना प्रियंका के घर में आसान हो चुका था। प्रियंका ये सब कुछ जानती थी कि उसके जो पिता हैं वो रिजवान को उसके लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए प्रियंका ने अपने परिवार वालों को रिजवान के बारे में बताया ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जो रिजवान था उसने प्रियंका के बारे में अपने परिवार को सब कुछ खुल के बता दिया था। उसके बाद में ये दोनों छुप छुप कर तो मिलते हैं, लेकिन उसके बाद में रिजवान और प्रियंका फैसला करते हैं कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए।
और उसके बाद 18 अगस्त 2007 को ये लोग शादी करते हैं। रिजवान जिसकी उम्र 30 साल, प्रियंका टोडी जिसकी उम्र 23 साल। बताते हैं कि इनकी शादी के अंदर कुछ दोस्त और कुछ कलीग ही शामिल थे। प्रियंका के परिवार को भी इस बारे में कानूकान खबर नहीं चली थी और ना तो रिजवान के परिवार को इस शादी के बारे में कुछ कानूकान खबर चली थी। और उसके बाद में जो सब कुछ था वो नॉर्मल चलने लगता है, उसी तरीके से जैसे पहले चल रहा था, लेकिन शादी के बारे में किसी को भी कानूकान खबर नहीं थी। उसके बाद में एक महीना आता है अगस्त, और अगस्त के महीने में रिजवान ने अपने बड़े भाई को इस बारे में, शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। वहीं 31 अगस्त 2007 को ही मोइनुद्दीन उर्फ पप्पू नाम का इसका एक दोस्त था, उसके पास जब रिजवान गया तो उसके साथ में भी इसने अपनी और प्रियंका की शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन जो मोइनुद्दीन उर्फ पप्पू था, इसने रिजवान को सलाह दी कि इस बारे में पुलिस को बता दे और पुलिस को सारी चीज़ क्लियरली बता दे ताकि पुलिस उसके पिता से उसकी सुरक्षा करा सके। और ऐसा ही हुआ। 31 अगस्त 2007 को ही प्रियंका और रिजवान पुलिस थाने में जाते हैं और पुलिस थाने में जाने के बाद में ये पुलिस को सारी बात बताते हैं और पुलिस से ये एक सिक्योरिटी की भी मांग करते हैं। ये बताते हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए और हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। 31 अगस्त को ही प्रियंका जो है वो आखिरकार अपने परिवार को छोड़कर रिजवान के साथ उसका जो घर पड़ता था दिलजिला लेन में, जहाँ पर एक सकरी गली में उसका परिवार रहता था, जहाँ पर आमतौर पर मुस्लिम परिवारों की कुछ मजदूर रहा करते थे। प्रियंका उसी घर में रिजवान के साथ रहने के लिए आ जाती है। प्रियंका को पता था कि उसका जो पति होगा वो गरीब होगा, इसलिए प्रियंका ने अपने पति के साथ रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें कुर्बान की थी। बताया ये भी जाता है कि प्रियंका ने रिजवान से शादी करने के 1 साल पहले से ही एसी में रहना छोड़ दिया था ताकि उसकी आदत हो सके, वो एसी के बिना रह सके। और उसी दिन प्रियंका अपने परिवार को शादी के बारे में कॉल करके बताती है। जब अशोक टोडी अपनी बेटी की आवाज़ सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन बेटी उधर से जब शादी के बारे में बताती है, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जो ना तो उनके धर्म से था और ना तो उनके स्टैंडर्ड को मैच करता था। अशोक टोडी जब इस बात को सुनते हैं तो बताया ये भी जाता है कि वो अपनी बेटी की शादी से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो अपनी बेटी की शादी को बिल्कुल भी कबूल नहीं करते और अशोक टोडी चाहते थे कि कैसे भी कर उनकी जो बेटी है वो रिजवान को छोड़कर उनके पास आ जाए। बाद में रिजवान की मां ने रेडिश.com को अपना इंटरव्यू देते हुए बताया था कि जो प्रियंका हैं उसके जो चाचा थे, उसके जो परिवार के लोग थे, उसमें उसके पिता, वो सब लोग हमारे घर पे आए थे और घर पे आने के बाद में उन्होंने प्रियंका को अपने साथ ले जाने की बात कही थी। उन्होंने हमें ब्लैंक चेक देने की भी पेशकश की थी जिसे हमने ठुकरा दिया था और उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा था कि अगर तुम लोग प्रियंका को हमें ले जाने दोगे तो रिजवान के हर एक चाचा को एक अपार्टमेंट और एक कार मिलेगी। लेकिन जो रिजवान का परिवार था उन्होंने सारे ऑफर्स को ठुकरा दिया। बाद में बताया जाता है कि परिवार वालों ने जो अशोक टोडी थे उनसे खाने को भी पूछा, लेकिन अशोक टोडी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खाना नहीं खाएंगे। लेकिन जो प्रियंका थी उसने भी अपने पिता का साथ दिया। उसने कहा अगर पिता खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। और उसके बाद जब समय गुजरा, रात का कुछ समय बढ़ा, तो जो अशोक टोडी थे और जो बेटी प्रियंका थी, दोनों ने एक साथ खाना खाया। प्रियंका से उसके चाचा, उसके मामा और उसके पिता ने घंटों तक बात की और उन्होंने अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए हर कोशिश की। लेकिन प्रियंका जो थी वो अपनी बात पे अड़े हुई थी और वो साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। बताया ये भी जाता है कि ये जो लक्स कोजी का जो परिवार था, ये जो रिजवान है उसके परिवार को बहुत सारे पैसों का ऑफ़र देता रहा और ये कहते रहे कि तुम जितना चाहो पैसा ले लो, लेकिन हमारी बेटी को हमारे साथ भेज दो। लेकिन जो रिजवान का परिवार था वो यही कह रहा था कि हम तुम्हारी बेटी को रोक नहीं रहे। अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो तुम बेशक अपनी बेटी को ले जा सकते हो। परिवार वाले जब प्रियंका से इस बारे में बात करते हैं तो प्रियंका साफ तौर पर साथ जाने से इनकार कर देती है। लेकिन प्रियंका के जो चाचा और मामा साथ आए थे, आधी रात को उनके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन में बताया जाता है कि जो प्रियंका की माँ है उनको दिल का दौरा आया है, इसलिए ये लोग वहाँ से आधी रात को ही निकल जाते हैं। लेकिन जो प्रियंका के पिता थे अशोक टोडी, ये रिजवान के घर यानी प्रियंका के साथ ही रुकते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, जो अशोक टोडी होते हैं प्रियंका के पिता, ये भी वहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों ने प्रियंका को वापस लाने के लिए हर कोशिश कर ली थी, लेकिन प्रियंका ने साथ आने से इनकार कर दिया था। उसके बाद में ये लोग पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने जाने के बाद में कहते हैं कि एक मुस्लिम परिवार का लड़का है और उसने ज़बरदस्ती उनकी बेटी से शादी कर ली है, उसका अपहरण कर लिया है। उसके बाद में पुलिस रिजवान के घर पे भी जाती है और रिजवान से कहती है
कि तुम थाने चलो और थाने चलकर इस पूरे मामले को निपटाओ। बताया ये भी जाता है कि पुलिस लगातार दबाव डाल रही थी थाने चलने का, लेकिन जो प्रियंका और साथ में उसका पति रिजवान और रिजवान के घर वाले थाने जाने से साफ इनकार कर देते हैं। रिजवान की मां ने रेडिश.com को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि जब पुलिस वहां से वापस गई तो ये कहते हुए गई थी कि अगर तुम लोग पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हें कल घसीटते हुए थाने लेके जाया जाएगा। बताया ये भी जाता है कि जो रिजवान की माँ थी और जो रिजवान था, इनकी जो शादी हुई थी रिजवान और प्रियंका की, रिजवान की माँ एक इंटरव्यू में बताती है ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन फिर भी पुलिस रिजवान और प्रियंका पे दबाव बना रही थी। रिजवान की माँ अपने इंटरव्यू में बताती है कि उसके बाद पुलिस फिर से आई थी और रिजवान के चाचा और रिजवान और प्रियंका को थाने उठा कर ले गई थी और वहाँ पर घंटों तक रिजवान और प्रियंका से पूछताछ हुई, लेकिन प्रियंका जो थी रिजवान के साथ डट कर खड़ी थी। इसने पुलिस को अपनी शादी का जो सर्टिफिकेट था वो भी दिखाया और साथ के साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया और ये कहा कि उनके साथ इस तरीके का बर्ताव आखिर क्यों हो रहा है। उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है और सब कुछ लीगल है, फिर भी जो पुलिस है ये आखिर पिता का पक्ष क्यों कर रही है। इसी तरीके से 4 सितंबर को पुलिस रिजवान और उसके परिवार के कुछ लोगों को लाल बाजार पुलिस स्टेशन के मुख्यालय में लेके जाती है और लगातार उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। लेकिन जो रिजवान था ये किसी भी तरीके से पुलिस के धमकाने में नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने जो शादी की थी लीगल तरीके से की थी। रिजवान और प्रियंका एक दूसरे के साथ डट के खड़े हुए थे। बताया ये भी जाता है कि इस बीच प्रियंका के कुछ रिश्तेदार लगातार प्रियंका को मनाने के लिए, प्रियंका को अपने साथ ले जाने के लिए रिजवान के घर भी जाते रहे, लेकिन जो प्रियंका थी ये हर बार अपने रिश्तेदारों से मना कर देती और वो यही कहती है कि उसने अपनी ज़िंदगी रिजवान के साथ बिताने का फैसला कर लिया है। लेकिन जो प्रियंका के चाचा थे प्रदीप तोड़ी और पिता अशोक तोड़ी, ये लगातार अपनी बेटी को घर लाने के लिए कठोर मेहनत कर रहे थे। बताया ये भी जाता है कि इन्होंने ये फैसला किया कि जो रिजवान का सहयोगी है, जो रिजवान का एक तरीके से उसके परिवार का ही सदस्य है पप्पू, उसको अपने खेमे में मिलाया जाए। और उसके बाद में ये इलाके के एक बड़े बिल्डर हसन अली से भी मुलाकात करते हैं और हसन अली से इस बारे में सारी बात बताते हैं। हसन अली पप्पू के पास जाता है और पप्पू से कहता है कि रिजवान और जो प्रियंका है इनका जो समझौता है ये जल्दी कराओ। और उसके बाद में जो पप्पू था ये अपनी कोशिशों में लग जाता है, लेकिन जो रिजवान का परिवार था ये किसी भी तरीके के समझौते के लिए तैयार नहीं था और ये परिवार सिर्फ यही चाह रहा था कि उनकी जो बहू है प्रियंका और बेटा रिजवान अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताएं। बताया ये भी जाता है कि अशोक तोड़ी और उनके भाई प्रदीप तोड़ी ने माजिद नाम के एक व्यक्ति से इनके परिवार को काफ़ी ज़्यादा धमकियां भी दिलवाई। उसके बाद में जो इनके परिवार का करीबी था, जो फैमिली फ्रेंड था जिसका नाम पप्पू, उससे भी ये लोग मुलाकात करते हैं। 13 सितंबर 2007 को इन्होंने पप्पू को 5 लाख रुपए भी दिए थे और उसके बाद में 19 सितंबर 2007 को ही इन्होंने 6 लाख रुपए और दिए थे, यानी टोटल 11 लाख रुपए पप्पू ने इस परिवार से ले लिए थे और ये कहते हुए लिए थे कि ये जो पैसे वो ले रहा है ये रिजवान के परिवार के लिए ले रहा है। 7 सितंबर 2007 को जो अशोक तोड़ी थे इनके सीने में दर्द भी उठता है और ये हॉस्पिटल में भी भर्ती होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बेटी प्रियंका को घर वापस बुलाने की एक चाल थी, लेकिन प्रियंका जो होती है ये रिजवान को छोड़कर अपने पिता के घर नहीं जाती है। उसके बाद इस पूरे केस के अंदर एक बड़ी शख्सियत की एंट्री होती है। ये शख्सियत थी स्नेहा शीश गांगुली, जो कि सौरभ गांगुली के भाई भी हैं। अब जब उनकी इस केस के अंदर एंट्री होती है तो वो अशोक तोड़ी को एक बड़े पुलिस अधिकारी से मिल पाते हैं और जो उनका पूरा केस था उसको जल्द से जल्द सुलझाने की बात करते हैं। और दोस्तों इसके बाद से रिजवान का जो परिवार था ये ज़्यादा परेशानियों में गुजरने लगता है। दरअसल पुलिस की लगातार धमकियां मिलने लगती हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर प्रियंका को वापस नहीं भेजा तो चोरी और कुछ कीमती सामान के चुराने के एवज में उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों परिवार इतना ज़्यादा परेशान था कि 8 सितंबर 2007 को ही जो प्रियंका के मामा थे अनिल सरोगी, इनके साथ में एक समझौता करते हैं और समझौता ये होता है कि प्रियंका 7 दिन के लिए अपने माता पिता के पास जाएगी, क्योंकि जो प्रियंका के पिता थे उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और जो चाचा थे उनके पैर में चोट लगी थी। यानी उस समझौते के अंदर सिर्फ प्रियंका के मामा थे और उन्होंने भी इस सारी चीज़ों पर साइन किए थे। इस समझौते के बाद में प्रियंका जो है वो अपने माता पिता के पास रहने चली जाती है 7 दिनों के लिए, क्योंकि वो 7 दिनों के लिए गई थी। उसके बाद उसने सोचा था कि वो वापस अपने पति रिजवान के पास आ जाएगी।
लेकिन दोस्तों उसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद ये दोनों ना तो कभी बात कर सके और ना तो कभी एक दूसरे से मिल सके। इधर प्रियंका 7 दिन के लिए अपने माता पिता के घर चली गई थी। इधर रिजवान जो है ये अपने घर पर नहीं रहता था, क्योंकि उसको डर था कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए ये कभी अपने मामा या फिर कभी अपनी खाला, इस तरीके से छुप छुप कर रहता रहा। 7 दिन का जब समय गुजर जाता है तो ये प्रियंका से मिलने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रियंका 7 दिन के बाद भी इसके घर वापस नहीं आई थी। जब प्रियंका वापस नहीं होती है तो रिजवान जो है वो परेशान हो जाता है और वो प्रियंका से मिलने की हर कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश में वो नाकाम रहता है। बताया जाता है कि उसने प्रियंका के घर पर कई बार कॉल किया, लेकिन प्रियंका से रिजवान की एक बार भी बात ना हो सकी। उसके बाद में रिजवान ने जो प्रियंका के पिता हैं अशोक टोडी, उनको एक मैसेज किया और उस मैसेज में उसने लिखा कि प्रियंका को उसके पास भेज दो, नहीं तो वो आत्महत्या कर लेगा। तो उधर से अशोक टोडी अपने मैसेज में, अपने रिप्लाई में लिखते हैं कि तुम्हारी जो मर्जी चाहे करो, भाड़ में जाओ, मरो या जियो। उसके बाद में जो रिजवान है, ये रिजवान फैसला करता है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेगा। उसके बाद ये एक खत लिखता है और खत में लिखता है कि वो भारत का एक जिम्मेदार नागरिक है और उसने अपनी मर्जी से और सहमति से एक लड़की से शादी की जिसका नाम प्रियंका है, और अब उसकी पत्नी से उसे मिलाया नहीं जा रहा है। इसलिए ये खत लिखता है और खत के साथ में अपना पूरा एड्रेस, अपना पूरा नाम, ये सारी चीज़ें लिखता है। दरअसल दोस्तों जो रिजवान था अब ये कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन उसके बाद एक खबर आती है, एक तारीख आती है 21 सितंबर 2007, और इस दिन रिजवान के परिवार को एक मनहूस खबर सुनाई जाती है। इस खबर में बताया जाता है कि दमदम स्टेशन पर एक डेड बॉडी मिली है जो कि रिजवान की है। रिजवान की डेड बॉडी दमदम रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर मिलती है और रिजवान के जो दोनों हाथ थे वो उसकी छाती की तरफ मुड़े हुए थे और सर के पीछे एक गहरा घाव था और पूरा चेहरा जो था ये साफ था। बताया जाता है कि रिजवान के सर पर जो गहरी चोट लगी थी इसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। लेकिन इस पूरी घटना में जो सबसे हैरानी की बात थी वो ये थी कि जो दमदम रेलवे ट्रैक है वहाँ से जो प्रियंका तोडी है उनका जो घर था ये बेहद नज़दीक था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो व्यक्ति पुलिस से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी पत्नी को लाने के लिए तैयार था, हर कोशिश करने वाला था, आखिर वो आत्महत्या कैसे कर सकता था। जिस दिन उसकी डेड बॉडी मिली थी उस दिन जो रिजवान था ये 3 लोगों से मिलने वाला था। बताया जाता है ये किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति से मिलने वाला था, साथ के साथ इसे पुलिस स्टेशन भी जाना था और अपने इस केस में जो 2 वकील थे उन 2 वकीलों से भी इसे मिलना था। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि 10 बजकर जिस दिन उसकी डेड बॉडी जो रेलवे ट्रैक पर मिली है यानी मरने से कुछ ही समय पहले यानी 10:28 पर रिजवान ने अपने वकील नवनीत को भी कॉल किया था और उसके बाद में उससे यही कहा था कि वो अपनी पत्नी को घर वापस लाना चाहता है। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को लाने के लिए हर कोशिश कर रहा है, वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो वो आत्महत्या कैसे कर सकता था। इधर रिजवान की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं थी कि पुलिस ने इस पूरे इंसिडेंट को आत्महत्या का रूप दे दिया था और पुलिस ने इसे एक बहुत ही असाधारण सा आत्महत्या का मामला बताया। दरअसल प्रसून मुखर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि 23 साल तक एक माता पिता अपनी बेटी को पालते हैं, उसके बाद उन्हें खबर मिलती है कि उनकी बेटी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में शादी करने जा रही है जिसे ना तो परिवार जानता है ना वो जानता है। उसके बाद में पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किए कि अगर कोई अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो क्या पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो उसके बाद में प्रसून मुखर्जी ने इस पर कहा था कि अगर इस मामले में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी तो कौन करेगा, पीडब्ल्यूडी। इस पूरे मामले की कड़ी आलोचना भी हुई थी। रिजवान के परिवार वालों का यही कहना था कि रिजवान ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट की माने जिस व्यक्ति ने रिजवान की डेड बॉडी को सबसे पहले देखा था तो वो उस ट्रैक पर ट्रेन चलाता था और उसने बताया था कि उसकी जो डेड बॉडी थी वो रेलवे ट्रैक पर देखी गई, लेकिन उसकी ट्रेन से कोई भी व्यक्ति टकराया हो ऐसा उसने बिल्कुल नहीं देखा। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल अलग थी। उसमें बताया गया था कि ट्रेन के ड्राइवर ने किसी व्यक्ति को सफ़ेद शर्ट पहने ट्रेन के ट्रैक पर लेटते हुए देखा था। रिजवान के पूरे मामले में लोगों में भी आक्रोश था और लोग रिजवान को लेकर मार्च निकालने लगे और रिजवान के कॉलेज सेंट जेवियर में भी कैंडल मार्च निकाला गया और उसके बाद में गुस्साई भीड़ इस कदर गुस्सा गई थी कि ये बसों और कारों के ऊपर भी पथराव करने लगी और उस बीच में एक अफवाह भी फैल गई कि रिजवान की डेड बॉडी को गायब कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं जो लोग मार्च निकाल रहे थे, जो लोग विरोध कर रहे थे, उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्साई भीड़ कुछ भी कर रही थी।
ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे इसमें पुलिस की कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, कई पुलिस वाले भी इसमें जख्मी हुए थे। 8 बसें फूंक दी गई थी, पुलिस की गाड़ी जला दी गई थी। और इस पूरे केस की जो जांच कर रही थी ये सीआईडी कर रही थी, और सीआईडी ने भी इसे सिर्फ और सिर्फ एक आत्महत्या ही करार दिया था। लेकिन सीआईडी की जांच को भी लोग शक के घेरे में ले रहे थे। लोगों का कहना था कि जहां पर क्राइम हुआ, जहां पर डेड बॉडी मिली, उस पूरी जगह की कहीं सही जगह सही तरीके से समीक्षा नहीं की गई है। उस ट्रेन की भी कोई फॉरेंसिक जांच नहीं कराई गई है। सीआईडी जो जांच कर रही थी इससे रिजवान के परिवार वाले बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इसलिए ये 16 अक्टूबर 2007 को हाई कोर्ट चले जाते हैं। और हाई कोर्ट में जाने के बाद में जब 16 अक्टूबर 2007 को जब हाई कोर्ट इस मामले को संज्ञान में लेता है तो सीआईडी की जांच को वो गैर कानूनी बता देता है। अब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को चुना और सीबीआई को 2 महीने का समय दिया और सीबीआई से कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर जो रिजवान का मामला है इसकी पूरी छानबीन हो जानी चाहिए। जज साहब ने यहाँ तक कहा कि रिजवान और प्रियंका ने अपनी मर्जी से शादी की थी, तो रिजवान और प्रियंका को सिक्योरिटी देने की बजाय, उनको सुरक्षा देने की बजाय पुलिस वालों ने इस पूरे केस में हस्तक्षेप किया। इस मामले को जब ज़्यादा विरोध होता है इस मामले का तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं उस समय बुद्धजी भट्टाचार्य, ये उस समय कई जो नामी पुलिस वाले होते हैं, जो बड़ी बड़ी रैंक के पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनके तबादले भी करते हैं। इस पूरे मामले में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि ये मामला राजनीतिक गलियारों की सुर्खियाँ बन गया था। और इसी बीच में ये पूरा मामला हो जाने के बाद में जो प्रियंका थी आखिरकार उसने चुप्पी साध ली थी। प्रियंका किसी से भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थी। बताया ये भी जाता है कि प्रियंका ने रिजवान की जो मौत हुई उसके बाद में उसके परिवार वालों का हालचाल तक नहीं पूछा। उसके बाद में प्रियंका ने टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उसने बताया कि रिजवान उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और वो भी रिजवान से मोहब्बत करती थी। लेकिन रिजवान के परिवार में जो रिजवान के भाई हैं रुकबान और उनका जो फैमिली फ्रेंड पप्पू, इनकी जो भागीदारी थी इस पूरे केस में सही नहीं रही। अन्यथा ये जो पूरी कहानी हुई शायद चीज़ें इस तरीके से ना होती। प्रियंका आगे अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि 19 सितंबर को जो फैमिली फ्रेंड था पप्पू और उनका बड़ा भाई रुकबान, इन दोनों ने रिजवान के ऊपर तलाक के पेपर पे साइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दबाव भी बनाया था। दरअसल इन लोगों ने हम दोनों को अलग करने के लिए उनके चाचा प्रदीप तोड़ी से लगभग 11 लाख रुपए भी लिए थे। प्रियंका ने यह भी कहा जो रिजवान थे, उनके जो भाई हैं बड़े रुकबान, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद थे और जो रुकबान है उसने हमारे परिवार के लिए कुछ चौंकाने वाले बयान भी दिए थे जो कि हमारे परिवार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उसके बाद में प्रियंका ने आगे और बताया कि वो अपने पिता के पास जब गई थी तो किसी ने उसके ऊपर दबाव नहीं बनाया था, बल्कि जब उसके पिता की तबीयत खराब हो गई थी तो वो अपनी मर्जी से अपने पिता के पास चली गई थी। 6 नवंबर को प्रियंका ने रिजवान की मां को एक खत भी लिखा और उस खत में उसकी कुछ चीज़ें थी जो रिजवान के यहाँ रह गई थी, वो सारी चीज़ें वापस मांगने की उसने बात कही थी। रुकबान के मुताबिक उसमें कुछ ग्रीटिंग कार्ड थे, कुछ स्कूल की यादें, कुछ बैग, कुछ नोट्स बुक्स, कुछ इस तरीके के सामान थे जो प्रियंका रिजवान के घर ही छोड़ गई थी। इधर सीबीआई इस पूरे मामले की जाँच कर रही थी और सीबीआई ने अपनी जाँच में पाया कि रिजवान ने आखिरकार जो कदम उठाया था वो सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या थी और कुछ नहीं था। लेकिन सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो टोडी परिवार था और कुछ पुलिस ऑफिसर और साथ में जो रिजवान का दोस्त था पप्पू, इन सारे लोगों को उनकी शादी के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। इधर दोस्तों जो रिजवान है ये अपनी मौत से पहले अपनी मौसी के घर रह रहा था और पुलिस को उसकी मौसी के लड़के के कंप्यूटर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिस सुसाइड नोट में रिजवान ने बहुत सारी बातें लिखी थी। उसने आगे कहा था कि उसे लड़ना चाहिए था, उसे अपने परिवार के साथ जीना चाहिए था, वो एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहता था और उसे कानून का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन पिछले इन दिनों में उसने कानून का एक सही चेहरा देखा है, इस वजह से वो अपनी जान दे रहा है। बहुत सारी बातें थी उस आत्महत्या वाले लेटर में, वो मैं सारा डिटेल में नहीं कवर कर पा रहा हूँ। और उसके बाद में साल 2010 में हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को फिर से कहा और कहा कि हत्या का मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की फिर से जांच करनी चाहिए। और उसके बाद में सीबीआई ने इस पूरे मामले को एक तरीके से इस पूरे मामले को चुनौती भी दी। उसके बाद में जो तोड़ी परिवार था ये भी सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो मामला था वो आत्महत्या का बताया गया, लेकिन जो आत्महत्या को उकसाने वाले लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की बात कही गई थी। बहरहाल दोस्तों ये पूरी कहानी थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उलझी हुई थी।
आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी कहानी के बारे में, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन हम लोग पढ़ेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।